नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे बोर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखे थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा श्रेणी आता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कौन कौन सा श्रेणी आता है, लाइमर बामर पास्टन, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बोर का जो सिद्धांत है उसका क्या क्या डिफेक्ट रह गया था, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमी है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इस चैप्टर से जो भी बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल और जनरल और कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी न्यूमेरिकल मेनली जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले देखेंगे हम लोग, पिछले लेक्चर में हम लोग निकाले थे जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए त्रिज्या रेडियस और एनर्जी ऊर्जा। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाले थे। ठीक है, तो उसमें जो आप लोग देखे होंगे कि R इक्वल टू आया था, R इक्वल टू क्या आया था वो देखिए, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई m e स्क्वायर आया था। आप पिछले लेक्चर में अगर इस लेक्चर पे नए हो तो पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और पूरी अच्छी तरह से मेन ऑब्जेक्टिव, बीबीआई ऑब्जेक्टिव, बीबीआई न्यूमेरिकल और पूरे आपको बोर की कमी को पूरा देखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, n स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला सब डिराइव किया हुआ पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। R इक्वल टू क्या आया था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस सब जो कांस्टेंट है उसको हटा के लिखे थे, तो कितना लिखे थे, R इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, जहाँ पे आर नॉट का मान भी आपको बता चुके थे 5 × 10⁻⁻11 मीटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये जो अप्लाई होगा वो हाइड्रोजन के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए, ये जो अप्लाई होगा मेनली सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला R इक्वल टू। ठीक है, और जब तक कोई एटम का नाम नहीं ले तो स्पेसिफाई नहीं करे तब भी आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे देखिए एक फार्मूला और लिखा हुआ है, R ही का लिखा हुआ है कि R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा z, एक्स्ट्रा z इसमें आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होगा हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ये लागू होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में कौन कौन सा आ गया, तो यहाँ पे देखिए जब इसको इसे कमी देखिएगा तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस है, बेरिलियम प्लस है। हम लोग पहले समझ रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, हाइड्रोजन के जैसा परमाणु कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। हीलियम में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस पे प्लस करने से एक इलेक्ट्रॉन क्या चल जाएगा बाहर, तब भी इसमें क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 को प्लस देने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, इसी प्रकार से बेरिलियम ट्रिपल प्लस में भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आपका वो किसके लिए अप्लाई हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन के समान परमाणु के लिए, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन रहेगा तो इसको यूज करना है, और हाइड्रोजन के जैसा रहेगा तो यूज करना है R इक्वल टू इसको, जिसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म जो आया है वो Z है। ठीक है, तो Z जो है यहाँ पर क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। ठीक है, जिसका मान हाइड्रोजन के लिए 1 ले सकते हो तो यही फॉर्मूला सेम बन जाएगा, और अगर हीलियम के लिए बोलेगा तो 2 लोगे तो A बन जाए, तो यहाँ पे Z बराबर कितना रखोगे, 2 रखोगे, लिथियम के लिए 3 रखोगे, बेरिलियम के लिए 4 रखोगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये फार्मूला है, और हाइड्रोजन के अलावा जो भी जिसके लिए बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई हो सकता है उसके लिए कितना होगा, इसमें नीचे में डिवाइड में कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो हम लोग इसी के लिए ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा Z
पाई Me², एक इसके लिए है आपको हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, R बराबर R0n²/z, इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ध्यान में रखिएगा, R प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ n², R समानुपाती क्या हो जाएगा n², या R समानुपाती क्या होगा z होगा, ठीक है। अब देखिए तो था आपको रेडियस के लिए, त्रिज्या के लिए, अब एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए आते हैं। तो ऊर्जा के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि -me²/8 πε0n²z² था, ए था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए जो था ये भी किसके लिए है, अब ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि इसमें जेट नहीं है, ठीक है। ये भी किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। और जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए थे कि शॉर्ट फॉर्म में कितना होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए थे कि E बराबर -13.6/n² होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब बोलेगा कि हाइड्रोजन के जैसे परमाणु के लिए, मतलब हीलियम प्लस के लिए, बेरिलियम प्लस प्लस के लिए, लिथियम प्लस 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 के लिए क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला, E = ये सब न्यूमेरिकल देख लेंगे, इस बार ये सब पे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको बनवाना नहीं, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z² से, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के जैसे परमाणु के लिए, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, E = -13.6z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो देखना है हम लोग को, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब आपसे क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, और E = आप एक z² कभी लिख देते हैं, कभी यहाँ z लिख देते हैं, ये कैसे आया, ये तो ड्राइव किया हुआ है, मान रहे हैं ये दोनों ड्राइव किया हुआ है, ये दोनों कहाँ से आया। तो आप उस समय देखे होंगे, ड्राइव करते समय खुद से ड्राइव कर सकते हैं आप, FC बराबर Fe यूज किए होंगे, ठीक है। FC बराबर कितना होता है, तो ये होता है K(Q1 Q2/r²), और एक सॉरी mv² बटा कितना हुआ था r, आई कितना हुआ था 1/4 πε0, यहाँ पे Q1 Q2 बटा क्या था r²। तो Q1 हाइड्रोजन के रहने के कारण E लिए थे, और Q2 भी कितना लिए थे, E लिए थे। लेकिन जब दूसरा परमाणु लीजिएगा तो नाभिक का आपको आवेश कितना लेना पड़ेगा, Ze लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ से Z आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, जैसे ड्राइव हुआ वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ से नाभिक का आवेश Ze रख के आपको A आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाला, ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली इंपॉर्टेंट ए वाला है बोर्ड के लिए, बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ से भी यूज हो सकता है, ठीक है। बोर्ड के लिए आपको जो ड्राइव किए हैं वही है, जेड लगा के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड के सिद्धांत की कमी, ठीक है। सबसे जो सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है, सबसे सफल परमाणु मॉडल जो है वो बोर का ही है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ डिफेक्ट, लिमिटेशन रह गया था, कमी रह गया था, ठीक है। अगर इसे कमी को आप देखेंगे तो लगेगा कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद भी इतना बहुत बड़ा इसमें जो लिमिटेशन है, कमी रह गया था, ठीक है। उसमें से हम लोग पहला देखेंगे तो कहता है कि यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। ये सब के लिए हम हीलियम के लिए, हम सोडियम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बोर एटॉमिक मॉडल को, हम कैल्शियम के लिए नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहता है यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए आपको क्या होता है, लागू होता है। इंग्लिश में देखो, जो अगर इंग्लिश बोर्ड वाले एग्जाम स्टूडेंट देखते होंगे तो आप भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखा हुआ हिंदी में, मीनिंग तो आपको हर वर्ड का इंग्लिश आता है, ठीक है। तो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो समझते होंगे, जिस मतलब वैसे एटम जिसमें मोनो इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसी एटम के लिए क्या होगा, आपको अप्लाई होगा। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन में भी कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एगो प्लस गया मतलब एगो घट गया, तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम प्लस प्लस का मतलब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 3, परमाणु संख्या 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 प्लस मतलब 2 घट गया, कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम ट्रिपल प्लस का मतलब ऐसे 4 होता है, 3 प्लस है मतलब 3 घट गया, तो कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही सब पे लागू होगा।
आपको बोलेगा सोडियम के लिए लागू करने के लिए तो नहीं होगा, कहेगा लिथियम के लिए तो नहीं होगा, लिथियम प्लस प्लस के लिए होगा, ठीक, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लागू होता है, ठीक है। डेरिवेशन जिस समय हम कर रहे थे उसमें देखते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन घुमा रहे थे, उसी पे हम लोग फोर्स लगाए थे, एक साथ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगाए नहीं थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सेकेंड जो है कहता है यह इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे कि इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं किया गया है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है आपको फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होगा, सेकेंड में इतना होगा, थर्ड में इतना होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ बोला गया कि फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब होगा। एनर्जी की बात किया गया, लेकिन उस कक्षा में उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। उसके बाद सब ऑर्बिट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, फिर उसके मूवमेंट स्पिनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये नहीं बता पाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा देखिए कहता है यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं के साथ उत्सर्जित धूमिल रेखाओं की जानकारी नहीं देता है। अब जिसमें देखा गया था कि जैसे स्पेक्ट्रम रेखा आप लोग देखोगे बामर इस तरह से देखोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रमी रेखा मिल रहा था इनका आपका क्या है, कहीं से भी कोई भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट कक्षा में पहला कक्षा में आता है तो कौन सा श्रेणी मिलता है, आपको लाइमन बताए थे, ये तो मेन हो गया। इसके साथ ही कुछ बहुत थिन लेयर का भी क्या होता है स्पेक्ट्रम निकलता है। धूमिल रेखा मतलब जिसको बहुत बारीक रेखा होता है, बहुत थिन लेयर होता है, थिन लाइन होता है, जो कि ऐसे नहीं दिखता है, उसको बहुत पावरफुल स्पेक्ट्रम आपको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसके साथ साथ नजर आता है। उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया, मतलब ये भी उसका क्या है ड्रॉबैक। ये सब रेखाओं के साथ पतला पतला और लाइन निकलता है, ठीक, उसका चर्चा यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी ड्रॉबैक है, इसका कमी है, ठीक। 4 में कहता है अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्व, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन के लिए कुछ अलग था, हीलियम के लिए कुछ अलग था, लिथियम के लिए अलग। क्या होता है जो स्पेक्ट्रम रेखा निकलता है उसका तीव्रता, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए अलग होता है, हीलियम के लिए अलग होता है, इसी तरह हर तत्व अलग अलग तत्वों के लिए क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो अलग अलग तीव्रता का निकलता है इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि इसका तो कहीं पे कुछ व्याख्या किया ही नहीं गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 जो है इसका मेन कमी है, इसको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चारों कमी को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आप लोग बोलेंगे सर बार बार ये सब कांस्टेंट का यूज करते हैं, इसका मान एक बार बताओ। तो ऐसे ऑलरेडी पहले बताए हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको बता दिए हैं, उसका कम से कम 30-35 लेक्चर से ज़्यादा हुआ होगा, आप लोग पढ़े होंगे तब, ठीक है। उससे भी ज़्यादा हुआ होगा, ध्यान नहीं, 1.5 से 2 महीना चला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सब वैल्यू इलेक्ट्रॉन का सब जानते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताया गया 9.11 × 10⁻13 किलोग्राम। एच का वैल्यू थोड़ा सा नया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो पहले यूज नहीं हुआ आप लोग के लिए, तो कितना 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट का मान तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका है, कितना होता है 8.85 × 10⁻12 फर्मी पर मीटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट हम लोग तुरंत इसके बाद जस्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड के लिए, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण होता है। मतलब परमाणु में जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में जो घूमते रोटेट करते रहता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन में आपको रहेगा नाभिकीय बल, कूलम्ब बल, उसके बाद आपको रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारा रह सकता है। तो कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको अब पता होगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है, लेकिन उसमें कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, वो किसके कारण होता है, वो होता है आपको कूलम्ब बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, आपको पता होगा। जो कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहेगा तो इसके अंदर कौन सा बल, नाभिकीय बल होगा, ठीक है। लेकिन कहेगा इलेक्ट्रॉन किस कारण से घूम रहा है, तो बाहर की ओर तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब केंद्र, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की ओर लगता है घूमने के कारण, और अंदर की ओर कौन लगेगा, तो इसको कूलम्ब बल ही तो खींचते रहता है।
तो ये आंसर में कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब बल। क्या? कूलम्ब फोर्स हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला बल कौन सा? आवेश के कारण ही, माइनस और क्या प्लस। तो माइनस प्लस के बीच लगने वाला, आवेश के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है? कूलम्ब बल होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो है कि कहेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में एक साथ किस बल के कारण रहता है, तो उसमें आप लोग क्या लिखिएगा? उसमें नाभिकीय फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स लिखाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में ऑर्बिट में किस कारण से घूमते रहता है, तो वो जो होगा आपका वो क्या होगा? कूलम्ब फोर्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? मतलब रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो किया था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे क्या प्रूफ हुआ था, क्या सिद्ध हुआ था, किसका आविष्कार हुआ था? ठीक है, किस कौन सा ऐसा चीज, नया चीज हमको देखने के लिए मिला था? तो आपको पता होगा नाभिक, न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाभिक हो जाएगा। अगर आप रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नहीं देखे हैं तो फिर जाके प्लेलिस्ट में वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सब बताया गया। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस, नाभिक का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? ठीक, ये आपको अलग से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसको हम बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जो हाइड्रोजन एटम का जो प्रथम कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और आपको याद कैसे रखिएगा? तो याद रखिएगा c/137। ठीक है, प्रकाश के वेग का कौन सा भाग हो जाएगा? 137वां भाग हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम अभी बताएंगे, एक न्यूमेरिकल बताएंगे, उसमें ये आएगा भी ऑलरेडी। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो कितना होता है? प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 137वां भाग होता है, 137वां भाग होता है। ठीक है, पार्ट होता है। तो 3 क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से, खाली यही क्वेश्चन इसके साथ जो बता रहे उसको भी अच्छे से आप देखते जाइएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये 4, 5, 6 बहुत बार आपको बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन है। इसके लिए आप बहुत अच्छे से इसको कभी मत भूलिएगा, इसको नहीं भूलना है, भूलना मना है। ठीक है, तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रावैग्नी भाग में पड़ती है? तो आपको पहले से पता है, जो लाइमन श्रेणी है, कौन सा श्रेणी? लाइमन श्रेणी। और कौन सा भाग में पड़ता है? लाइमन श्रेणी जो है आपका प्रावैग्नी भाग में पड़ता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, बामर श्रेणी किस भाग में पड़ता है? तो ये दृश्य भाग में पड़ता है। कौन सा भाग में? दृश्य भाग में, विजिबल रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा रीजन में पड़ता है? विजिबल रीजन में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है अल्ट्रावायलेट, पूछ रहा है कि प्रावैग्नी मतलब अल्ट्रावायलेट में कौन सा श्रेणी पड़ता है? तो लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज। और ये उल्टा भी पूछ रहा है, बामर श्रेणी किस भाग में पड़ता है? तो दृश्य भाग में, विजिबल रीजन में पड़ता है। ठीक है, और ब्रैकेट श्रेणी किस भाग में पड़ता है? तो आपको बताया गया होगा, अवरक्त भाग। कौन सा भाग? अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक, आपको याद रखने के लिए क्या बोले थे? पहला जो है, सबसे पहला श्रेणी कौन सा था? लाइमन, वो किसमें? अल्ट्रावायलेट में। सेकेंड वाला बामर है, बामर जो है वो किसमें आपको पड़ता है? दृश्य भाग में, विजिबल में। उसके अलावा जो भी बच जाए, 2 को याद रखना है। लाइमन के लिए प्रावैग्नी याद रखना है, बामर के लिए कौन सा याद रखना है? दृश्य याद रखना। बाकी जो भी बच जाएगा सबका सब किसमें पड़ेगा? अवरक्त भाग में पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में अच्छे से रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए निम्न में कौन सत्य है? इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आप लोग देखे होंगे, उसमें ई का फॉर्मूला देखे होंगे, तो वहाँ पे भी लिखा दिए ई समानुपाती 1/n², अगर माइनस को छोड़ दिया जाए तब। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 कितना? n²। ये भी सही है। ये तो हुआ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए क्या होता है? आपको ई प्रोपोर्शनल z² भी आया था। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ, वो n के रूप में लिखा हुआ, ये z के रूप में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, परमाणु की कक्षा की त्रिज्या के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? और त्रिज्या के लिए तो r प्रोपोर्शनल टू n² और r प्रोपोर्शनल टू 1/z। यानी सी भी सही है, ए भी सही है। देखिए डी ऑप्शन में ए और सी दोनों है, इसलिए हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना होता है? ठीक है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला ई का बताया गया, कितना बताया गया? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस फार्मूला से आपको जिस कक्षा में कहेगा उस कक्षा में निकल जाएगा। जिस ऑर्बिट में कहेगा फर्स्ट में तो n बराबर 1 रखिएगा, सेकंड में कहेगा तो n बराबर 2 रखिएगा, जिसमें कहेगा सब में निकल जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखिएगा तो e बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर से भाग पड़ेगा तो कितना रह जाएगा e1, मतलब पहला कक्षा में 13.6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सेकेंड में पूछ सकता है तो 2 का स्क्वायर 4 से भाग पड़ता, थर्ड में पूछता है 3 के स्क्वायर से भाग पड़ता। ठीक है, इसी तरह से सबसे अस्थायी कक्षा कौन होता है, तो अस्थायी कौन होगा, जिसके पास कम एनर्जी है वो अस्थायी होता है। जिसके पास एनर्जी रहेगा वो तो आपको पता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहता है उछलते रहता है, कूदते रहता है। ठीक है, तो जो अस्थायी कौन होगा, तो अस्थायी वही होगा, स्टेबल वही होगा जिसके पास लोएस्ट एनर्जी है, कम से कम ऊर्जा है। ठीक है, और सबसे कम ऊर्जा किसका होता है, तो हो जाएगा प्रथम कक्षा। क्या हो जाएगा, प्रथम कक्षा का कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आगे जरूर कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बच गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखने के बाद हम लोग का एटॉमिक फिजिक्स भी पूरा हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स पूरा हो चुका है। पूरा का प्लेलिस्ट में मॉडर्न फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट में उपस्थित है, वहाँ पे जाके साइंस एरिना ऑनलाइन स्टडी के चैनल पे वीडियो में आप देख सकते हैं। अगला जो हम लोग का है, इस खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लॉजिक गेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, पूरा मॉडर्न, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। ऐसा देखिए, एक चीज़ और इसमें समझने की बात है, कुछ लोग को लग रहा हो सर ऐसे टाइम बीतते जा रहा है तो कब मेरा सिलेबस खत्म होगा, क्या कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा। तो दो चीज़ में, पहला चीज़ है सबसे पहले लाइफ की सुरक्षा, जीवन बचेगा तभी कुछ होगा, फर्स्ट चीज़ एक चीज़ समझना है। ठीक है, इसलिए आप जो भी सरकार की तरफ से ऑर्डर आता है उसको अच्छे से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सेकेंड चीज़ है कि इसमें का सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, तो सिलेबस कब खत्म होने की बात आता है, तो देखिए आपको जो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 2 महीना लेट से शुरू हो, 2 महीना बंद रह गया या 3 महीना बंद रह गया तो आपको समय नहीं दिया जाएगा। जितना दिन इधर बंद रहेगा उतना एग्जाम को आपके एग्जाम को आगे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है कि हमको मतलब एग्जाम कम समय मिलेगा, जितना सब कुछ शिफ्ट होगा उसी अनुसार से एग्जाम, आपका क्लास, आपका सब कुछ उसी तरह से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपके लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है, सब चीज़ तो टाइम से फिक्स होना ही है, आगे शिफ्ट होना ही है, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही। अगर आप इस लॉकडाउन में अगर घर पे रह के कुछ पढ़ लिए तो आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ होगा। ठीक है, तो घर पे रहें, वीडियो जब अपलोड करते हैं उसको ज़रूर देखें, ऐसा ना कि 2 मिनट देखें उसको छोड़ दिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो भी पढ़ाई ऑलरेडी पहले हो चुका उसको ज़रूर रिविजन करते रहें। ठीक है, तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपका न्यूमेरिकल, जो कि आपको बहुत कंसेप्चुअल होगा, सभी को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख देते हैं हम, हाइड्रोजन की बामा श्रेणी का प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी, ठीक, बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। और क्वेश्चन है आगे, दिया गया है रिडबर्ग कांस्टेंट।
रिडबर्ग कांस्टेंट दे चुका है, नहीं देगा तब भी हम लोग जानते हैं। दिया गया है रिडबर्ग नियतांक RH कितना है 1.097 गुने 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। चलिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको थोड़ा सा स्लो में समझेंगे लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। किसके लिए, आपको फर्स्ट लाइन, किसका, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब बामर श्रेणी के प्रथम रेखा के लिए लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बामर सीरीज पढ़े हैं हम लोग, बामर श्रेणी पढ़े, बामर सीरीज पढ़े हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता है तक होता है। तो बोलेंगे सर याद करिए, तो आपको याद आएगा कि बामर श्रेणी जो होता है आपका, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, सेकेंड ऑर्बिट में आता है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, ये सेकेंड हो गया। n इक्वल टू क्या हुआ 2, और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आपको n इक्वल टू 3 हुआ, n इक्वल टू 4 हुआ, n इक्वल टू 5 हुआ। ये सब ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। जो नया है वो आपको पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड से भी सेकेंड में आ सकता है, फोर्थ से भी सेकेंड में आ सकता है, फिफ्थ से भी सेकेंड में आ सकता है, ठीक है। और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू है। आना किस में है, सेकेंड में आना है, ठीक है। तो कहीं से भी आपको सेकेंड में आ सकता है, ठीक। कुल ये सब क्या होगा आपका बामर श्रेणी होगा, ठीक। ये क्या होगा आपका बामर श्रेणी, बामर सीरीज होगा। अब देखिए इसमें थर्ड से सेकेंड में आएगा तो इसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे, इसको थर्ड लाइन बोलेंगे, सेकेंड लाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड लाइन बोलेंगे, ठीक है। सब का सब बामर श्रेणी। उसका उसमें श्रेणी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा लाइन होता है उसमें, पहला दूसरा तीसरा, जो छोटा बनेगा वो पहला दूसरा तीसरा ये सब होता है। तो इसी का बात कर रहा है, किसका बात हो रहा है, आपको बात जो आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है इसके फर्स्ट लाइन का, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में कौन है यहाँ पर, अगर फर्स्ट लाइन के लिए देखेंगे तो है आपका n1 और n2 कितना होगा ये बताइए। तो आपको जो फॉर्मूला है 1/λ RH इंटू क्या बताया गया है, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो यही फॉर्मूला बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n1 कौन है, n1 बड़ा होता है, n1 बड़ा होता है किससे, n2 से, ठीक है। आपको पहले ही लिखा हुआ है। तो n1 और n2 फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए कि n1 कितना लेना है, n2 कितना लेना है। तो पहला रेखा किससे आ रहा है, तीसरा से दूसरा में आ रहा है, तो n1 की जगह 3 हो जाएगा और n2 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी सब कुछ इसमें आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/λ, RH का मान 1.097 और 1/n2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो 1/λ 1.097 1/4 माइनस 1/9। अगर इसको आगे देखें तो 1/λ 1.097, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गुना में 10 पे पावर कितना रहेगा 7, गुना में 10 पे पावर 7, गुना में 10 पे पावर 7। एलसीएम लीजिएगा तो 36 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 4। हमको लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा तो उल्टा हो गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1.097 इंटू 10 टू पावर 7, आई हो जाएगा 36/5। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ देखिए इसके बाद तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, ये 36/5, ऊपर 36 नीचे 5 इंटू में कितना 1.097, 10 पे पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा -7। कितना किस में आएगा मीटर में, हमको किस में चाहिए एंगस्ट्रम में चाहिए, किस में चाहिए एंगस्ट्रम में चाहिए। तो मीटर को एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, कितना से 10 पे पावर 10, इसको हम लोग गुना करते हैं। तो
तो 36/5 गुने 1.097, तो 10 पे पावर -7 गुने 10 पे पावर क्या कर देंगे 10, 1 मीटर बराबर 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रम होता है। ये हो गया आपका एंगस्ट्रम, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों खत्म होगा, 10 पे पावर -7, 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 3 बचेगा, ये हो जाएगा 36/000 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1.097, इतना क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। इसको जब भाग दीजिएगा, आप कैलकुलेटर से भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा 6563, कितना आएगा 6563, ये भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6563 एंगस्ट्रम आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, वामन श्रेणी का प्रथम रेखा, तो वामन श्रेणी का मतलब कहीं से भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में आने का मतलब है, सेकंड में आने का मतलब है कि तीसरा से सेकंड, तीसरा से दूसरा में आ सकता है, चौथा से दूसरा, पांचवा से दूसरा। अब इसमें ढेर सारा ऐसा रेखा मिलेगा, उसमें प्रथम बोल रहा है, तो प्रथम कहाँ से कहाँ आएगा, तीसरा से दूसरा में आएगा। तो यही n1 इक्वल 3 और 2 लेना, तो कौन लेंगे, n1 को कौन लेंगे, तो बड़ा वाला n1 लेंगे, तो n1 हो गया 3, n2 क्या हो गया 2 हो गया। सिर्फ इसमें रख दिए, लैम्डा के मान रख दिए, कैलकुलेट कर दिए। हम मीटर को एंगस्ट्रम में बदलने के लिए 10 पे पावर 10 मीटर यहाँ लिख देते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर बराबर 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रम होता है, उल्टा लिखेंगे तब 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पे पावर -10 मीटर। तो मीटर के जगह एंगस्ट्रम लिखना है, तो 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रम लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा, ठीक। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी के प्रथम रेखा, ठीक है। बामर श्रेणी का प्रथम रेखा का तरंग हैच अभी आप लोग निकाले थे 65-63 एंगस्ट्रम है, 65-63 एंगस्ट्रम है। तो लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बना लिया। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका, तो पिछला भी लिडबर्ग कांस्टेंट दे के पूछा था, तो डायरेक्ट उस फार्मूला में रख देंगे। लेकिन जब एक रेखा का दे के दूसरा रेखा का देगा, तब कैसे सोल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो कह रहा है यहाँ पर, आप जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो पहला हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी का प्रथम रेखा। तो यहाँ जब सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले बात किसका करेंगे, बामर श्रेणी। किसका बात करेंगे, बामर श्रेणी का प्रथम रेखा, बामर श्रेणी का प्रथम रेखा, ठीक। कौन सा, बामर श्रेणी का प्रथम रेखा की बात करेंगे। तो बामर श्रेणी का बात करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किस में आता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है, आपको सेकंड में आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहीं से भी आएगा। तीसरा से दूसरा में आ सकता है, चौथा से दूसरा में आ सकता है, पांचवा से दूसरा में आ सकता है, कहीं से भी दूसरा में आ सकता है, ठीक है। तो ये कहीं से भी दूसरा में आ सकता है। प्रथम रेखा हुआ, कौन सा फर्स्ट लाइन हुआ,
ये हुआ। अभी पिछला क्वेश्चन में ये देखे थे फर्स्ट, ये सेकेंड, ये क्या हुआ गया आपका थर्ड। तो किस लाइन की बात हो रहा है? फर्स्ट लाइन की बात हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा आपका? तो फर्स्ट लाइन के लिए आपका n1 कितना होगा? तो 3 से 2 में आ रहा है तो n1 ज़्यादा वाला होता है तो n1 2 हो जाएगा, और n2 कितना? n1 3 हो जाएगा, और n2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, चूंकि 1/λ इक्वल टू कितना होता है? RH होता है इंटू n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो लैम्डा बी से बामर, एक लिखिए मतलब बामर श्रेणी का प्रथम रेखा, b1 का मतलब b से बामर और 1 का मतलब प्रथम रेखा। ये हो गया आपका RH। 1/n2 का वैल्यू कितना? n2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, n1 का तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ b1 अगर देखें तो ये हो गया RH आपका, ये हो गया 4, ये हो गया 9, तो 1/λ b1 तो RH ये होगा 36 हो जाएगा, ये 9 माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 1/λ b1 हुआ, ये 5 हो जाएगा, 5 RH, 9 में से 4 गया बटा 36। उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा b1 बराबर हो जाएगा 36 बटा 5 RH। उल्टा करेंगे तो यही हो जाएगा। देखो इसको हम लोग क्या मान लें? इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। ये तो किसके लिए हम लोग बात की? बामर श्रेणी के प्रथम रेखा के लिए। अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे? लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग अब बात करेंगे लाइमन श्रेणी का प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी का प्रथम रेखा। इसकी अगर बात करें तो लाइमन श्रेणी आप लोग को पता होगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है? फर्स्ट में आता है। कहीं से भी किस में आएगा? फर्स्ट में। तो सेकेंड से भी फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से भी फर्स्ट में आ सकता है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो n1 और n2 देखना होगा। n1 कितना होगा? तो n1 तो हम किसका बात कर रहे हैं? तो प्रथम रेखा में प्रथम दूसरा से पहला में आएगा, यानी 2 और 1 होगा, तो 2 कौन होगा? ज़्यादा, n1 का मान होगा, n2 का मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला देख चुके जानते हैं 1/λ बराबर कितना होता है? RH इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए किसके लिए लिख रहे हैं? तो लैम्डा, लाइमन फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, तो 1/λ ये लिख रहे हैं। RH रहने देते हैं ऐसे ही। 1/n2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही हुआ। तो 1/λ कितना होगा? ये हो गया आपका RH, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक। तो 1/λ ये हो गया RH, एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 1/4। अब क्या करिए, यहाँ से जब उल्टा करिएगा तो लैम्डा L1 तो ये भी उल्टा होगा, तो 4 में से गया 3, 3/4 उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा? 4/3। RH ऊपर है, कहाँ चला आएगा? नीचे। ये हो गया इक्वेशन 2। हमको निकालना किसका है? लाइमन का, ठीक है। तो 2/1 कर दे, समीकरण इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कितना है? यही है लैम्डा L1, और इक्वेशन 1 कितना है? लैम्डा B1, ठीक है। लैम्डा L1 का मान कितना है? 4/3 RH, और इसका मान कितना है? 36/5 RH, ठीक है। RH से RH कट गया तो कितना बच गया? 4/3, ये ऊपर चल जाएगा 5, और 36 नीचे आ जाएगा। ये कितना बार में कट गया? 9 बार में। ये हो गया ऊपर 5, नीचे 27, कितना बराबर? लैम्डा L1 बटा लैम्डा B1। इसलिए लैम्डा L1 कितना होगा? इधर गुना हो जाएगा, तो 5/27 लैम्डा B1। अब वैल्यू रख देंगे, ये हो गया 5/27 लैम्डा B1 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग कितना दिया हुआ? 65, 63। गुना भाग करिएगा तो आपको एक अष्टम में ही आ जाएगा, जो कि आपको कितना होगा? कर सकते हैं आप लोग गुना भाग। तो गुना भाग जब करिएगा तो वो जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपको 12/15, यानी 1:15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका।
थोड़ा सा लंबा आपको डिटेल से समझा दिए इसको, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसको शॉर्ट में बनाने का क्या है कंडीशन, तो यहीं पे आर एच का वैल्यू यही निकालना है ना, हमको ये निकालना है लाइमन श्रेणी का प्रथम रेखा था, तो यहीं पे आर एच का वैल्यू लिख दो, लैम्डा L1 इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरह से बना दिए हैं कि वो जो दिया हुआ उसका यूज करके बना दिए, अब डायरेक्ट यहाँ आर एच का मान रख के भी इतना ही आएगा, एनएच टर्म आएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था, इसके जैसा और क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें यदि इस कक्षा की त्रिज्या, यदि इस कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम है, और कह रहा है तथा एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी ज्ञात करना है, और यदि इस कक्षा की त्रिज्या दिया हुआ 0.53 एंगस्ट्रम, तो कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना है, भी निकालना है। आर दे दिया, आर कितना दिया 0.53 एंगस्ट्रम, आर भी नहीं देता तब हम लोग आर निकाल सकते थे, कैसे निकालते, फार्मूला आर का हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आर नोट आपका दिया हुआ है एंगस्ट्रम के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हमको भी निकालना है, भी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करिएगा, चूंकि एफ सी बराबर एफ ई आपको बताए थे, यहाँ से एफ बी स्क्वायर बटा कितना आर बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई गुना ई के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर से आर एक कट गया, हमको भी निकालना है, भाग में जाएगा एम, तो भी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ई गुने ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बच गया यहाँ पर आर, यही है बी स्क्वायर बराबर। अब क्या करें, सबका मान रखें, ई का मान कितना होता है, तो बताया 1.6 गुने 10 पावर -19, इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 4 पाई का मान रख देना 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान रख देना 8.85 गुने 10 पे पावर -12, और आर का मान कितना दिया हो 0.53 एंगस्ट्रम का मतलब 10 पे पावर
माइनस 10 मीटर, उसको इस रूप में रख देना, तो 0.53 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर रखिए। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा, कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से करिएगा या आप जिससे करना कर लीजिएगा, हम जल्दी से आपको समझ ना जाए इसीलिए जल्दी से कर देते हैं, करके आपको बता देते हैं कितना होगा। जो इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आएगा 4.77, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 4.77 10 टू पावर आएगा 12 आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका वैल्यू आया? v स्क्वायर का, इसलिए v निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.77 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब एलसीएम इसका अंदर रूट करिएगा तो अंदर रूट करने के बाद आपको आएगा, अंदर रूट करने के बाद आएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है 2.2 इंटू 10 टू पावर 6। हम लोग देखे थे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको बोले थे कि न्यूमेरिकल के समय बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है कितना होता है, प्रकाश के वेग का 137वां भाग होता है, मतलब 100। यहाँ देखिए कितना का अंतर है 10 पे पावर 6, और प्रकाश का वेग कितना होता है 10 पे पावर 8, 100 का अंतर है, तो इसे 37 से 137 से भाग पड़ा था वहाँ पर। ठीक है, ये हो गया भी, आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब कह रहा है कि समय भी निकालिए, एक चक्कर लगाने में समय, तो अगर एक चक्कर की बात किया जाए तो एक चक्कर में दूरी कितना होगा, तो एक चक्कर में दूरी जो होगा आपको 2πr होगा, एक चक्कर में दूरी कितना होगा 2πr। तो समय कैसे निकलेगा, जिसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको आवर्तकाल भी कहते हैं ना, तो आवर्तकाल कितना होगा, तो 2πr बटा वेग, समय बराबर दूरी बटा 4, तो 2πr बटा v हो जाएगा। 2 पाई का मान 3.14, आर का मान, तो आर का मान तो हो गया ये वाला रख देंगे 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 बटा भी जो अभी आया है 2.2 गुने 10 पे पावर 6। इसको कैलकुलेट करिएगा तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा आपका आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड आएगा। ये आपका एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल 3 को है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर बुक है आपके पास तो उसका न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ठीक है, एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन के बावजूद आप लोग को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को भी इनकरेज होता है कि आप लोग हाँ वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमको आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।